हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रियंका श्रीवास्तव, योर केमिस्ट्री टीचर। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के जिन चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं उन चैप्टर्स के वेटेज के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो ये देखिए चैप्टर्स का नाम हमने लिखा है और ये है वेटेज। जैसे सोल्यूशन चैप्टर है उससे 7 मार्क्स के आते हैं। दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे सबसे ज़्यादा वेटेज मार्क है, यानी कि इससे 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा एक एल्डिहाइड है, इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो लेकिन जो चैप्टर्स हैं उनको हम अगर 1 बाय 1 करके प्रिपेयर करें वेटेज के अकॉर्डिंग तो हमारा नंबर अच्छा आसानी से गेन हो सकता है। तो देखिए, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं, ठीक, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स भी बहुत इजी चैप्टर है। फिर डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, ये दोनों तो लगभग एक दूसरे से मिक्सअप हैं। तो इन दोनों चैप्टर को अगर हम तैयार कर लेते हैं तो इनसे हम 14 मार्क्स का आराम से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 1 बाय 1 करके चैप्टर्स को अगर हम तैयारी करें तो हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर आ जाएंगे। तो चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हम सबसे पहला चैप्टर हम ये उठाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि इससे जो है 9 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं उसको बताएंगे और क्या क्या क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट टाइप का आता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब चूंकि ये रिवीजन का टाइम है तो आप लोगों को इम्पॉर्टेंट चीज़ें पहले जो है पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इसको एक तरह से हम समराइज भी बोल सकते हैं या नट सेल भी बोल सकते हैं, यानी कि जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही डिस्कस कराएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल वगैरह के बारे में तो आता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ठीक है, डेनियल सेल क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए एक आता है हमारा, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन एक आ जाता है सेल रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत इजी होता है सेल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन बहुत से बच्चे क्या होता है कि जानकारी न होने की वजह से सेल रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए सेल रिप्रेजेंटेशन करना हो, क्वेश्चन आ गया कि कोई एक इक्वेशन दे दी गई है और उसका सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। जैसे मान लीजिए हमने एक डेनियल सेल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर 2+ और जिंक 2+ प्लस कॉपर। तो जैसा हम जानते हैं कि किसी भी सेल में 2 तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड, ठीक, और दूसरा होता है कैथोड। एनोड जो होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो कोई भी सेल हो, 2 हाफ रिएक्शन में होते हैं, एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है। तो एनोड इलेक्ट्रोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो उस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है। कैथोड इलेक्ट्रोड पर जब भी होगा रिडक्शन होगा, ठीक है। और रिडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है डिक्रीज करता है। इस बेसिस पर अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो जिंक जो न्यूट्रल एलिमेंट है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो 0 से ये +2 पे जा रहा है, इसका यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 पे हो रहा है। तो ये जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे जिंक का, ठीक। और कॉपर 2+ से कॉपर न्यूट्रल में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम किसी भी रिएक्शन में ये जान लेते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब हमको यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। अब इसको हम सेल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या होता है कि पहले हम एक तरफ लिखते हैं ऑक्सीडेशन और एक तरफ लिखते हैं रिडक्शन। तो इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सेल का जो भी ऑक्सीडेशन वाला आयंस और एलिमेंट है उसको लिखेंगे, फिर इसको स्लैश कर देते हैं, जिंक से जिंक 2+ में बन गया, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे पैरेलल लाइन खींच देते हैं। अभी हम बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। फिर उसके बाद रिडक्शन हो रहा है कॉपर का, तो कॉपर का रिडक्शन हम ऐसे लिख देते हैं।
जितने भी जो भी एलिमेंट होंगे वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको S लिखा देते हैं। और आयंस का ही डिसोसिएशन होता है, तो आयंस जो होते हैं वो एक्वस में होते हैं, तो इसलिए इसको एक्वस फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। इस डबल लाइन का मतलब होता है साल्ट ब्रिज। कोई भी गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल होता है तो दो इलेक्ट्रोडों के बीच में एक साल्ट ब्रिज पाया जाता है। इस साल्ट ब्रिज को इसलिए लगाया जाता है किसी भी सेल में ताकि यहाँ से आयन पास हो जाए लेकिन सोल्यूशन मिक्स ना हो। जैसे मान लीजिए हम एक गैल्वेनिक सेल बना रहे हैं, यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे एक साल्ट ब्रिज ऐसे लग जाता है ताकि आयंस जो टूट रहे हैं, मान लीजिए इसमें जिंक सल्फेट भरा हुआ है, इसमें कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, तो सोल्यूशन आपस में मिक्स ना हो, इस साल्ट ब्रिज के थ्रू सिर्फ आयंस जो है पास हो, सोल्यूशन एक दूसरे से पास ना हो। तो साल्ट ब्रिज को डिनोट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैरेलल लाइन यहाँ पे शो कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल रिप्रेजेंटेशन बहुत आता है। दूसरा आता है किसी भी सेल का ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर किसी सेल का निकालना हो तो सेल में एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है। तो पूरे सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको ई सेल से डिनोट करते हैं, और ई सेल इज इक्वल टू होता है ई आर माइनस ई ओ। ओ का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन और आर का मतलब हो गया रिडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, रिडक्शन हमेशा जो होता है वो राइट साइड होता है और ऑक्सीडेशन हमेशा लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका हम ऐसे याद कर लेते हैं, LOAN। L का मतलब लेफ्ट साइड, ठीक, O का मतलब ऑक्सीडेशन और A का मतलब एनोड। ठीक है, तो और N जो है ऐसे एक याद करने का न्यूट्रल हो गया। अब जैसे LOAN लोन, लोन हमेशा सब लोग लेते हैं, तो लोन से हम जो है इस सेल को याद कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है तो एनोड पर होता है। एनोड इलेक्ट्रोड कहाँ पे लगा होता है तो वो लेफ्ट साइड पर लगा होता है। तो सेल को याद करने के लिए यानी कि ई सेल निकालने के लिए एक तरीका ये भी है कि हम सिर्फ एक ये याद कर लें लोन, जिससे हमको हमेशा याद रहेगा कि जो ऑक्सीडेशन है वो लेफ्ट साइड है और एनोड पर होता है। ठीक, और इसको याद करने के लिए हम ई सेल अगर याद कर लें तो सिंपली RO सबके घर में होता है, RO पानी सब लोग पीते हैं, तो R का मतलब हो गया रिडक्शन, O का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, तो R माइनस O यानी कि रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। ये दो एग्जाम्पल फार्मूला है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, जैसे रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट के फ्लो को रोकता है। ठीक है, इसको R से डिनोट करते हैं, और ये रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ और एरिया, किसी भी वायर के लेंथ और एरिया के लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम कहते हैं, रो से डिनोट करते हैं, इसे कहा जाता है रेजिस्टिविटी, इसे कहा जाता है रेजिस्टिविटी। ठीक, और जो रेजिस्टेंस होता है इसकी यूनिट होती है ओम, और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है, रेजिस्टिविटी अगर इक्वल की इधर कर दे, रेजिस्टिविटी बराबर क्या हो गया, RA/L, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम सेंटीमीटर। ठीक, तो ये एक तीसरा हमने पहला लिख दिया है यहाँ पे, तीसरा जो है फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला हम बताते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे।
स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम ऐसे के से डिनोट करते हैं और इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं कप्पा से। ठीक है, कप्पा इज इक्वल टू होता है 1/ρ और इज इक्वल टू रो की वैल्यू हो गई 1/r और L/A। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा m से डिनोट करते हैं। ठीक, और इसके इक्वल होता है 1000 इंटू कैप्पा अपॉन कैपिटल M। ये कैपिटल M जो होता है वो मोलैरिटी होती है, किसी भी सब्सटेंस की जो मोलैरिटी होती है उसको कहा जाता है। और कप्पा जो होता है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। और मोलर कंडक्टिविटी की जो SI यूनिट होती है उसको कहा जाता है साइमन सेंटीमीटर। ठीक, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो गई लैम्डा m की साइमन S का मतलब साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इम्पॉर्टेंट फार्मूला थे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बहुत आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है गिब्स फ्री एनर्जी आता है, यानी कि डेल्टा G इज इक्वल टू होता है -NFE। N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं उनका नंबर। F का मतलब होता है फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कूलम। और E जो होता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ठीक है, E हमारा हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम E सेल से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस में, मान लीजिए इलेक्ट्रोड में कितने सब्सटेंस डिपॉजिट होते हैं तो उनका मास निकालने के लिए आता है। तो मास इज इक्वल टू होता है ZIT। ठीक, अगर यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल का चार्ज निकालना हो, मॉलिक्यूल का मतलब किसी भी सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होकर जो चार्ज निकालना हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है I इंटू टी। आई का मतलब हो गया करंट इन एम्पियर और टी का मतलब हो गया सेकेंड। ठीक है, अब इससे रिलेटेड